क्योंकि आईसीसी का जो रूल है वो कह रहा है एनी प्लेयर हु हैज ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड हैज बीन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ मेल प्यूबर्टी विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्जरी और जेंडर रीअसाइनमेंट ट्रीटमेंट दे मे हैव अंडरटेकन। ट्रांस वुमेन बैन होने से पहले जो गाइडलाइंस थे पहले तो अलाउड थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ बीच में एंड नाउ वे बैन सडनली। एंड कि अब आज तक अभी तक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस वुमेन आर स्टिल अलाउड टू प्ले ऑन अ डोमेस्टिक लेवल बट नॉट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के करंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराता है तो उसके बाद वो क्रिकेट के ग्राउंड में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस सर्जरी के बाद उनको क्रिकेट के ग्राउंड से बैन कर दिया जाता है। इंडिया में रिकग्निशन नहीं है हमारे बारे में, लाइक कहीं रूल बुक मैंने व्हाटएवर आई हैव लुक्ड अप फ्रॉम कहीं कुछ है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या ये बैन सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तक ही सीमित है या किसी भी फील्ड में एम्प्लॉयड कोई पर्सन अगर जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराता है तो क्या उस सर्जरी को कराने के बाद उसके एम्प्लॉयमेंट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन केस कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है और वो जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराए तो क्या उसकी गवर्नमेंट जॉब भी जा सकती है। तो चलिए समझते हैं जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। कोई भी इंसान जो धरती में जन्मा है, चाहे वो पुरुष के रूप में जन्मा हो या स्त्री के रूप में जन्मा हो, उसको बाय बर्थ जो भी जेंडर असाइन किया गया है वो उस जेंडर से नाखुश है और वो किसी और जेंडर में खुद को ट्रांसफॉर्म कराना चाहता है, तो इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन बन के उभरा है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, जिसमें सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ये लोग अपना बर्थ से असाइन किया हुआ जेंडर कन्वर्ट कराते हैं और फिर ये बन जाते हैं ट्रांस। मतलब अगर किसी फीमेल ने मेल में कन्वर्ट किया हो तो वो बन जाता है ट्रांस मेल, और किसी मेल ने फीमेल में कन्वर्ट किया हो तो वो बन जाती है ट्रांस फीमेल। और इस तरह से सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ही अपनी जेंडर डिस्फोरिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। पर इसके बाद इन ट्रांस पर्सन्स के राइट टू एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और ये अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो चलिए समझते हैं। इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं कुछ रियल लाइफ केस एग्जांपल्स की हेल्प से। और इस कड़ी में सबसे पहला केस आता है महाराष्ट्र का साल्वे केस, जिसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में लीव के लिए अप्लाई करती हैं, पर उनकी लीव को ग्रांट नहीं किया जाता। उसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्लाई करती हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी लीव को ग्रांट कर देता है और उसके साथ ही ऑर्डर देता है कि उनकी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद जॉब को कंटिन्यू रखा जाए और उनको एज अ मेल कांस्टेबल ज्वाइन कराया जाए। पर इस केस को स्पेशल केस की कैटेगरी में रखा जाता है जिससे पब्लिक इस केस से इन्फ्लुएंस ना हो। फिर आता है तमिलनाडु का के प्रतिका यशिनी केस। इस केस में तमिलनाडु पुलिस में भर्तियां निकलती हैं और उस भर्ती में एज अ फीमेल कॉप ज्वाइन करने के लिए एक ट्रांसजेंडर भी फॉर्म फिल कर देती है और सारी टेस्ट के स्टेजेस को भी क्लियर कर लेती है। पर उसके बाद जब पता लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है, उसको एज अ फीमेल कॉप एडमिट करने से पुलिस डिपार्टमेंट मना कर देता है। के प्रतिका यशिनी नाम के ट्रांसजेंडर ने इस डिसीजन को चैलेंज किया। पुलिस डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया ऑलमोस्ट सारे स्टेजेस ये क्लियर कर चुकी हैं, पर एक तो ये ट्रांसजेंडर है और दूसरा 100 मीटर स्प्रिंट रेस में ये 1.11 सेकेंड से पीछे रह गई थी, तो इसलिए हम इनको पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूट नहीं कर सकते। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में क्या अप्रोच रखी, चलिए देखते हैं। इंडिया में रिकग्निशन नहीं है हमारे बारे में, कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया इतने डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी वो इस स्टेज तक पहुंची है, ये बड़ी बात है। इसलिए 1.11 सेकेंड्स का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता और एज अ फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर कॉप के प्रतिका यशिनी को तमिलनाडु पुलिस ने रिक्रूट किया और इस तरह से बहुत लिबरल अप्रोच के साथ मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में डिसीजन प्रोनाउंस किया। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये एक्ट दोनों तरह के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर हो या उन्होंने जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित होने के बाद खुद को एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया हो। नेहा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कोई भी पर्सन चाहे वो बाय बर्थ ट्रांस फीमेल की तरह खुद को आइडेंटिफाई करता हो या उसने जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद खुद को एज अ ट्रांस वूमेन आइडेंटिफाई किया हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वीमेंस को प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके अंडर ट्रांस फीमेल्स को भी कवर किया गया है और ट्रांस फीमेल्स को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर
वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट उनके ऊपर भी अप्लाई होगा जैसे वो फीमेल के ऊपर अप्लाई होता है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर वाइड एक्सेप्टेंस मिली है, पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें तो आज भी ट्रांसजेंडर को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और इनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और इन केस अगर किसी पर्सन के पास जॉब है और स्पेशली वो गवर्नमेंट जॉब है और जेंडर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के बाद वो पर्सन ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हुआ है तो उस कंडीशन में उसकी जॉब को बचाए रखना बहुत मुश्किल है। हालांकि कोर्ट्स के सामने जब भी इस तरह के केसेस आए तो उन्होंने काफ़ी लिबरल अप्रोच को फॉलो किया और ट्रांसजेंडर्स के फेवर में डिसीज़न प्रोनाउंस किया। कोर्ट के लिए भी इस तरह के केसेस में डिसीज़न प्रोनाउंस करना एक बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता और इस तरह की कोई भी एक्ट इसके अलावा भी ट्रांसजेंडर के फेवर में नहीं बना है। फिर भी इस तरह के केसेस में कोर्ट ने अपनी लिबरल अप्रोच को फॉलो किया है और जिससे ट्रांसजेंडर के फेवर्स में काफ़ी सारे जजमेंट प्रोनाउंस हुए हैं और उनके प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया है। और इसी तरह का एक केस है, मनीष गिरी नाम के लड़के ने 18 साल की उम्र में इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। एज अ सेलर वो इंडियन नेवी में एम्प्लॉयड था। जेंडर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी कराने के बाद मनीष गिरी कुछ टाइम बाद साबी गिरी में ट्रांसफॉर्म हो गया और एक ट्रांसजेंडर बन गया, जिसके बाद मनीष गिरी को इंडियन नेवी के थ्रू सर्विस से एक्सपेल कर दिया गया। मनीष गिरी ने इस डिसीजन को चैलेंज किया। इंडियन नेवी ने रिप्लाई दिया उनकी पॉलिसीज अलाउ नहीं करती जिस पोस्ट पे वो एम्प्लॉयड था उस पोस्ट पे किसी फीमेल को एम्प्लॉय करना। अब वो ट्रांस फीमेल बन चुका है तो इसलिए उसको सर्विस से एक्सपेल किया जा रहा है। इस केस में कोर्ट ने मनीष गिरी के टर्मिनेशन को रिकंसिडर करने के लिए नेवी से कहा। नेवी ने केस की डायरेक्शन फॉलो करते हुए इस ट्रांस फीमेल के लिए एक रिलीफ का ऑप्शन प्रोवाइड किया कि उसको नेवी में लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट पे एम्प्लॉय किया जा सकता है इन केस वो नेवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो। इस तरह इस केस में भी ट्रांस फीमेल को नेवी और कोर्ट के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड किया गया। इसी तरह का केस राजस्थान हाई कोर्ट के सामने आया जब एक फीमेल फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने सेक्स रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी कराने के बाद एज अ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अपनी जॉब को दोबारा क्लेम किया। इस सर्जरी के बाद 2020 में इस ट्रांस मेल की शादी भी हो चुकी है और अब इनके 2 बच्चे हैं। तो इस केस में कोर्ट ने लिबरल अप्रोच फॉलो करते हुए ट्रांसजेंडर के फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस किया और उनको उनकी जॉब वापस दिलाई। ट्रांसजेंडर इस वर्ड को लेके हमारी सोसाइटी जितनी लिबरल कल थी उतनी ही लिबरल आज है। आज भी इस वर्ड को लेके दंगे भड़क जाते हैं। जहाँ तक बात है जेंडर डिस्फोरिया की, इसको आज भी एक मानसिक बीमारी समझा जाता है और ट्रांस पर्सन आज भी उसकी आइडेंटिटी को एक हादसे का पात्र समझा जाता है। और बात करें जेंडर इंक्लूसिविटी की तो भाषण देने के लिए हम सब लिबरल हैं, बट रियल में अगर किसी के घर में ऐसा केस हो जाए तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ट्रांसजेंडर इस वर्ड के साथ क्या आप पीस मेंटेन कर चुके हैं, और अगर नहीं कर चुके हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इन सभी केसेस में कोर्ट की लिबरल अप्रोच को देखकर ये पता लग चुका है कि आने वाले समय में इनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होने वाली हैं और उसके साथ इनके लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फ्रेम होने वाला है और हर फील्ड में इनकी इंक्लूसिविटी बढ़ने वाली है।